नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच आंध्र सातवाहन की कला वह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले कक्षा में मैंने आपको शुंगकालीन स्तूपों के बारे में बताया, उन स्तूपों के ऊपर कला का क्या माध्यम था मैंने वो बताया। उनकी वेदिकाओं पर, हाँ, उनके स्तंभों पर जो चित्रण थे, जो लेख थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसा कि किसी भी कला को हम पढ़ने से पहले उसके पिछले कला पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि पिछली कलाओं में शुंगकालीन जो स्तूप थे उस पर हमें सांची और भरहुत से जातक कथाओं का अंकन मिला। ऐसे ही कुछ इसका हमें विस्तार रूप आगे की कला में देखने को मिलता है, जिसे हम आंध्र सातवाहन की कला कहते हैं। इस आंध्र सातवाहन में हम सिर्फ एक स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, अमरावती का स्तूप, जो कि महिशाख्य स्तूप था। जैसा मैंने आपको बताया था कि छोटे स्तूप को अल्पशाख्य स्तूप और बड़े स्तूप को महाशाख्य स्तूप कहते हैं। तो उसी हिसाब से अमरावती का जो स्तूप था वह पूरी तरीके से महाशाख्य स्तूप था। और यह स्तूप के ऊपर, जैसा हमने देखा था कि जो कच्ची मिट्टी और ईंटों से आच्छादित था, फिर पत्थरों से आच्छादित हुआ, वैसे ही अमरावती एक बहुत ही ज़्यादा विस्तार स्वरूप में हमें देखने को मिलेगा, जो कि संगमरमर से आच्छादित है, जिससे हमें पता चलता है कि इस समय का जो राजा था वह कला के प्रति कितना सजग भी रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं आंध्र सातवाहन काल। आंध्र सातवाहन काल जो कि इक्ष्वाकु वंशीय के जो राजा थे, उन लोगों ने इस कला को प्रश्रय दिया, जिसका क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भारत, कृष्णा गोदावरी का मध्यवर्ती भाग जो कि कहते हैं था। और इस आंध्र सातवाहन काल में जिस अमरावती स्तूप के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यहाँ की जो कला थी उसमें हमें समाज का अनुदान देखने को मिला, जिसका उदाहरण हमें नासिक, कार्ले, अमरावती से प्राप्त अभिलेखों से प्राप्त है। समाज का उदाहरण मैंने आपको दिया। समाज चूंकि अभी तक बौद्ध धर्म को लेकर लोगों के अंदर जो एक विचार पनपा था और वह इतना विशाल रूप ले लिया था कि इन चीज़ों को लोग दैवीय चीज़ें समझते थे, इसलिए जो वहाँ का समाज था वह समाज इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता था और चैत्य और बौद्ध स्तूपों के निर्माण के लिए वह अनुदान भी देता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमरावती स्तूप के ऊपर हमें संगमरमर का भी आच्छादन देखने को मिला है। तो समाज का जो अनुदान था वो हमें नासिक, कार्ले, अमरावती के अभिलेखों से मिलेगा, जिसके बारे में मैं अभी अपने आगे के नोट्स में पढ़ के सुनाऊंगा। आज की जो थोड़ी पढ़ाई है, चूंकि अमरावती का जो स्तूप है आज अपने उस स्थान पर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शून्य हो चुका है, इसलिए आज मैं थोड़े बहुत नोट्स तैयार किया हूं कि वह स्तूप का विस्तार कैसा था, वह स्तूप के ऊपर क्या था, कौन सी जातक कथाएं थी। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और वीडियो के अंत में इसको प्रेषित कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमरावती का जो स्तूप था यह गुंटूर के 18 मील दूर पर कृष्णा गोदावरी के मध्यवर्ती भाग में स्थित था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अमरावती स्तूप, जिसको महिशाख्य कहते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम 1797 में कर्नल मैकेंजी ने किया और 1816 में इसका मानचित्र, इसके क्षेत्र और अवशेषों का कर्नल मैकेंजी ने बनाया, जिसके अवशेष को मद्रास, कलकत्ता व लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। फिर 1840 में वाल्टर इलियट ने इस स्तूप का ऊपरी भाग खोजा और इसको सुरक्षित कराया ब्रिटिश संग्रहालय में। 1876 में एबेल ने फिर इस पे उत्खनन कराया और शिलापट खोजा। 1881 में वर्गेस ने विस्तार खनन कराया, जहां से इसने 300 मूर्तियां वह शिलापट पाए। 1905 से 6 में और 1908 से 9 में अलेक्जेंडर री ने यहाँ पर कई बार उत्खनन का कार्य कराया। जैसा कि यह चार्ट आप देख रहे हैं बिखरा हुआ है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अमरावती में जो भी अवशेष हमें मिले हैं वह इतने विशाल मात्रा में मिले हैं, जिनका क्रमबद्ध अनुमान लगा पाना, क्रमबद्ध डिटेल दे पाना, यह बड़ा ही कठिन कार्य और असहज रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अमरावती स्तूप जो है यह 4 चरणों में विकास माना गया है। यह 4 चरण का जो विकास है वह 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, यहाँ बीसी और एडी लिखा है। मैं कभी बीसी और एडी पर भी अपना वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ईसा पूर्व और ईसा में क्या अंतर है, यह कैसे गणना की जाती है, इसका भी मैं आपको जानकारी दूंगा।
100 एडी से 150 एडी, 150 एडी से 200 एडी और 200 एडी से 250 एडी, यह 4 चरणों में इस अमरावती स्तूप का विस्तार माना गया था। अब मैं आप लोगों को इस स्तूप के बारे में कुछ पढ़ के सुनाऊंगा और बाद में अपने यह नोट्स आपको प्रेषित कर दूंगा। सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों के शासनकाल में मूर्ति कला को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला। दक्षिण पूर्वी भारत में अनेक स्तूप और चैत्यों का निर्माण हुआ। कृष्णा और गोदावरी के मध्यवर्ती भाग आर्थिक रूप से समुन्नत व्यापारिक संबंध होने के कारण सुदृढ़ था। मैंने बताया कि यहाँ का जो स्तूप था उसके ऊपर संगमरमर से भी आच्छादित था। इसका मतलब है कि वहाँ का राजा, वहाँ की प्रजा, यह दोनों धन से बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। चूंकि इनके संबंध व्यापारिक विदेशी थे, यह विदेशों से भी लोगों से अनुदान प्राप्त करते थे। तो इस काल की कला पर समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान था, जैसा कि हमें नासिक, कार्ले, अमरावती के अभिलेखों से प्राप्त होता है। इस युग की मूर्ति कला की सामग्रियां गोदावरी और कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर भी स्थित है। अमरावती से लगभग आधे मील पश्चिम में स्थित धारणी कोट अथवा धान्यकटक नामक स्थान सातवाहनों की एक राजधानी थी, जो कि बौद्धों का धार्मिक केंद्र था। अब हम अमरावती स्तूप के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले 1797 में कर्नल मैकेंजी ने स्तूप देखा, जो कि विध्वंसित अवस्था में थी। फिर 1816 में कर्नल मैकेंजी ने इसका मानचित्र तैयार किया और उसके अवशेषों का मानचित्र तैयार किया, जिसके अवशेष मद्रास, कलकत्ता व लंदन में सुरक्षित हैं। 1840 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने स्तूप के थोड़े से ऊपरी भागों का उत्खनन कराया, जहां से कुछ शिल्प मिले और इसे ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित कराया। 1830 ईस्वी में धरणी कोट, जो कि अमरावती से आधे मील दूर पश्चिम से स्थित है, वहां से 33 मूर्तियां प्राप्त हुई और यह लंदन संग्रहालय में सुरक्षित है। 1876 ईस्वी में स्वेल ने उत्खनन कराया और वहां से शिलापट्ट प्राप्त किया। 1881 ईस्वी में वर्गेस ने काफी व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया और वहां से 300 मूर्तियां और शिलापट्ट प्राप्त किए। 1905-06 और 1908-09 में अलेक्जेंडर री ने यहां उत्खनन कराया और कुछ नई सामग्रियां प्राप्त की। अमरावती के शिल्प अवशेष इतने बिखरे हुए उपलब्ध हुए, उनका क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करना बहुत कठिन है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह है कि विविध कला विचारकों के अनुसार अमरावती स्तूप का जो आधार होता है वह काफी बड़े आकार का था। ऊपरी भाग पर संगमरमर का आवरण था। संपूर्ण स्तूप ही संगमरमर की चित्रखचित शिलाफलकों से आच्छादित था। इसका मतलब है कि पूरा जो यह स्तूप था संगमरमर के द्वारा पटा था। स्तूप के वृत्ताकार आधार के ऊपर गुंबद था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंडाकार के ऊपर गुंबद होता है, उसके ऊपर हर्मिका होती है, जिसका निचला भाग संगमरमर की फलकों से ढका हुआ था, जिन पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक दृश्य उत्कीर्ण थे। बौद्ध धर्म से संबंधित वही जातक कथाओं की बात हो रही है। गुंबद का ऊपरी भाग ईंटों से निर्मित था, जिस पर गचकारी का प्लास्टर था। उसे विविध अलंकरणों से सजाया गया था। स्तूप की वेदिकाओं का निर्माण स्तंभों, सूचियों और उसड़ी पट्टों से किया गया था। अमरावती कला का विकास किस क्रम में था? मैंने आपको बताया यह 4 चरणों में इसका विकास हुआ है, जिसके प्रथम चरण में, इस चरण में अमरावती का स्तूप निर्माण हुआ। अमरावती से प्राप्त वेदिका स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में एक राजकुमारी की तरफ से सेवकों द्वारा उसड़ी दान का लेख है, जो मैंने आपको बताया कि समाज भी उसमें दान देता था, क्योंकि बौद्ध की चीजों को दैवीय स्थिति में रखा गया था और इसमें दान देने का मतलब सीधे वह भगवान के कार्य को मानते थे कि हमने उसमें अपनी सहायता प्रदान की है। तो इस चरण की कुछ मूर्तियों की संरचना और वेशभूषा अजंता की 9वीं 10वीं गुफा के चित्रों से मेल खाती है। चूंकि यह मूर्तियों की शुरुआत हमें मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी के समय से देखने को मिलता है और यह हमें सांची और भरहुत के स्तूपों के वेदिकाओं और स्तंभों से भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसका कुछ क्लियर रूप हमें अमरावती के स्तूपों में देखने को मिलता है।
तो बुद्ध को प्रथम चरण में प्रतीकात्मक दिखाया गया है। यह प्रथम चरण में जो हमारा बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन था वह स्तूप पर दिखाया गया था। वेदिका के ऊपरी भाग पर मालाधारी छोटे यक्षों की आकृतियां भरहुत के ही समान हैं। जैसा हमने बताया कि आपको भरहुत में हमें यक्ष यक्षिणी देखने को मिले थे, वैसे ही यक्ष यक्षिणी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें गजानन यक्ष, ऐसा माना जाता है कि यह यक्ष आगे चल के गणेश की प्रतिमा का रूप लिया। इस चरण की मूर्तियों पर स्मिथ और फर्गुसन महोदय ने पश्चिमी एशियाई देशों की प्रभाव को सिद्ध करने का प्रयास किया, चूंकि यह बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमारे देश ने इस समय तक उनसे कहीं ज्यादा अच्छी कला का निरूपण कर लिया था। द्वितीय चरण की अब मैं बात करूं, द्वितीय चरण के विकास के दूसरे चरण में स्तूप को अनेक अलंकृत शिलाखंडों से सुसज्जित किया गया, जिसके शिलांकन की शैली अधिक जीवंत है। इस चरण की शैली मथुरा की आरंभिक कुषाण कला की साजिश रखती है। जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ मूर्ति का जो आगे आप पढ़ेंगे कुषाण कालीन कला, मथुरा एवं गांधार से जो हमें मूर्तियां प्राप्त थी, उसमें से मथुरा की जो मूर्तियां थी उससे यहाँ की मूर्तियां थोड़ी मेल खाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी कला कहीं न कहीं और ज्यादा क्लियर हो रही थी। इस समय प्रतीकों के साथ बुद्ध का मानवीय अंकन भी होना शुरू हो गया था। अभी तक हमने देखा कि बुद्ध को प्रतीकों के रूप में अंकित किया जा रहा था, लेकिन अभी हमें बुद्ध मानवीय अंकन में भी मिले। इस चरण के शिल्प में उत्कीर्ण नारियों की वेशभूषा मथुरा शिल्प से अधिक सादृश्य रखती है, लेकिन नारियों के कमर के नीचे जो पटका लगा था उसके बाद भी यह नग्न सी प्रतीत होती हैं। तृतीय चरण में अमरावती शिल्प के विकास का तृतीय चरण स्तूप की कला का चरमोत्कर्ष काल है। सातवाहन युग का यह चरमोत्कर्ष काल, जिसका प्रमाण अमरावती स्तूप के वेदिका, स्तंभ, उसड़ी तथा अन्य शिलापट्टों पर सुंदर कलात्मक तथा भावपूर्ण दृश्यों का अंकन, स्तूप की साज सज्जा तथा अलंकरण का विकास इसी समय का माना गया है, जो कि पूरी तरह से धर्मानुशासित है। भरहुत आदि की तरह इसमें शिल्पगत दोष नहीं है। शिल्पगत दोष कहने का मतलब कि जो हमें वहां पर क्लैरिटी नहीं मिली थी, जो कैरेक्टर, चूंकि 40 जातक कथाएं थी और कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डीप नहीं कटे थे, उससे हमें सीख मिलती है और यहाँ पर हमने कैरेक्टर को और भी ज्यादा डीप काट के क्लियर बनाने की कोशिश की है। चतुर्थ चरण की हम बात करें तो इस समय तक आते आते अमरावती की जो कला थी वह पूरी तरीके से क्षीण हो जाती है, जिस पर स्मिथ महोदय और फर्गुसन ने यह विचार करके खंडन किया था कि फर्गुसन ने एक विचार दिया था कि यहाँ की जो कला है, हाँ, वह अमरावती की कला के बाद क्षीण हो जाती है, लेकिन स्मिथ ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि भारत की कला दिन प्रतिदिन सुदृढ़ और बेहतर होती चली गई। अमरावती स्तूप की मूर्ति कला पर समग्र रूप से विचार करने पर संरचना और शैली की दृष्टि से भरहुत और सांची की कला की परंपरा की अगली कड़ी के रूप में ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि सह कला यह गुप्त कला के बहुत नजदीक था और गुप्तकालीन कला हमारे यहाँ स्वर्णिम युग माना गया है और इनकी कला का जो कला मूर्ति अंश है वह बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अगला टॉपिक मैं अपना कुषाण कालीन कला, मथुरा एवं गांधार की मूर्ति कला, यक्ष यक्षिणियों से वह मूर्ति डेवलप होकर कुषाण कालीन कैसे मानवीय कृत में आती है, इसके ऊपर मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा। और वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चूंकि मैं भी अपने कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं, आप मुझसे बार बार फीस के बारे में पूछते हैं, तो आप हमसे फीस के बारे में ना बात करें, यह वीडियो देखें और ज्ञान प्राप्त करें। और जो गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते हैं, वह इन वीडियो को भी देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।